हेलो फ्रेंड्स। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एचएमपी शंट और एचएमपी पाथवे, हेक्सोज मोनोफॉस्फेट पाथवे। नाम अपने आप बता रहा है कि स्टार्टिंग मटेरियल इसका ग्लूकोज 6 फास्फेट है। तुम्हें पता है ग्लूकोज हेक्सोज शुगर है। ग्लूकोज क्या है? हेक्सोज शुगर है। और ग्लूकोज 6 फास्फेट में एक फास्फेट जुड़ा हुआ है जो 6th पोजीशन पे है। तो स्टार्टिंग मटेरियल हेक्सोज मोनोफॉस्फेट है, इसीलिए इसका नाम हेक्सोज मोनोफॉस्फेट पाथवे रखा गया है और एचएमपी शंट भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम है पेंटोज फास्फेट पाथवे, पीपीपी, पेंटोज फास्फेट पाथवे। क्यों? क्योंकि इससे पेंटोज शुगर प्रोड्यूस होती है। पेंटोज शुगर राइबोज 5 फास्फेट जो कि न्यूक्लियोटाइड में पार्टिसिपेट करती है, न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस में इन्वॉल्व होती है। तुम्हें पता है न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है? नाइट्रोजनस बेस होता है, शुगर होता है, फास्फेट होता है। शुगर कौन सी होती है? पेंटोज शुगर। तो पेंटोज शुगर आती कहां से है? दिस एचएमपी शंट से। तो इसीलिए इसका नाम रख दिया हमने पीपीपी, पेंटोज फास्फेट पाथवे। एचएमपी शंट से एनएडीपीएच बनता है। यदि मैं क्वेश्चन पूछूं एचएमपी शंट से एनएडीएच बनता है या एफएडीएच बनता है या एनएडीपीएच बनता है, तो तुम कहोगे सर एनएडीपीएच बनता है। क्यों? कितनी बार तो ये कह रहा है पी पी पी, तो एक बार तो पी मान लो, एनएडीपी एच। और तुम्हें पता है एनएडीपीएच से कोई एटीपी प्रोड्यूस नहीं होता। एनएडीपीएच का काम है रिडक्शन। बॉडी में जहां पे भी रिडक्शन करना होता है एनएडीपीएच आ जाता है। यदि तुम्हें एनर्जी प्रोड्यूस करनी है तो तुम ग्लाइकोलाइसिस के पास जाओ, वो एनएडीएच प्रोड्यूस करेगी। एनएडीएच से 2.5 एटीपी प्रोड्यूस होता है, एफएडीएच से 1.5 एटीपी प्रोड्यूस होता है, लेकिन एनएडीपीएच का एनर्जी से लेना देना नहीं है। एनएडीपीएच कहता है जहां रिडक्शन कराना हो मेरे से बता दो, मैं कर दूंगा। मैं एनर्जी की बात नहीं करता। एनर्जी तुम्हें प्रोड्यूस करनी है तो कहां जाओगे? ग्लाइकोलाइसिस के पास जाओ, क्रेब्स साइकिल के पास जाओ। तो तुम्हें याद हो जाएगा कि ग्लूकोज, यस, स्टार्टिंग पॉइंट क्या था? ग्लूकोज 6 फास्फेट। यानी कार्बोहाइड्रेट को यदि एनर्जी प्रोड्यूस करनी है तो वो ग्लाइकोलाइसिस के पास जाएगा, और यदि उसे रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट जो रिडक्शन में काम आएगा वो प्रोड्यूस करने हैं तो ये एचएमपी शंट के पास जाएगा। तो एचएमपी शंट का एनर्जी से लेना देना नहीं है। तो क्वेश्चन आता है एटीपी प्रोड्यूस्ड इन एचएमपी शंट, आंसर इज 0 एटीपी। कुछ और पाथवेज हैं जहां पे एटीपी प्रोड्यूस नहीं होता। क्वेश्चन आ सकते हैं रेपोपोर्ट ल्यूब्रिंग शंट, हम डिस्कस कर चुके हैं ग्लाइकोलाइसिस में। आरबीसी में कुछ ग्लूकोज रेपोपोर्ट ल्यूब्रिंग शंट में चला जाता है और 2,3 डीपीजी बनाता है। तो वहां पे कोई नेट गेन एटीपी नहीं होता। अल्फा ऑक्सीडेशन, हम बीटा ऑक्सीडेशन, अल्फा ऑक्सीडेशन ये पढ़ेंगे हम ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड में। और हम तब डिस्कस करेंगे कि अल्फा ऑक्सीडेशन में एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती। ऑक्सीडेशन ऑफ वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड, वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड ये परोक्सीसोम में होता है, परोक्सीसोम में होता है, और इसमें भी कोई एटीपी प्रोड्यूस नहीं होता। यूरोनिक एसिड पाथवे, इससे अगला टॉपिक यूरोनिक एसिड पाथवे है, उसमें भी हम देखें कोई एटीपी प्रोड्यूस नहीं होता। तो 5 पाथवे हमने इंपॉर्टेंट जिनमें क्वेश्चन आते हैं याद कर लिए। एक तो एचएमपी शंट में नो एटीपी, दूसरा आरएल शंट नो एटीपी, थर्ड अल्फा ऑक्सीडेशन, फोर्थ बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड। यदि यहां पे लिखना चाहते हो तो यहां पे बीटा लिख सकते हो, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड, यूरोनिक एसिड पाथवे, नो एटीपी प्रोड्यूस्ड। अब हम डिस्कस करते हैं स्टेप्स ऑफ एचएमपी शंट। अब हम डिस्कस करते हैं स्टेप्स ऑफ एचएमपी शंट। स्टार्टिंग पॉइंट एचएमपी शंट का क्या है? ग्लूकोज 6 फास्फेट, हमें पता है ग्लूकोज हेक्सोज शुगर है और इसमें एक फास्फेट है। तो एचएमपी शंट का स्टार्टिंग पॉइंट है ग्लूकोज 6 फास्फेट। इससे बनेगा 6 फास्फोग्लूकोनेट। एंजाइम का नाम है ग्लूकोज 6 फास्फेट डीहाइड्रोजिनेज, डीहाइड्रोजिनेज। और तुम्हें पता है पूरी बायोकेमिस्ट्री में जहां पे भी डीहाइड्रोजनेज होता है हाइड्रोजन रिमूव होता है। हाइड्रोजन या तो एनएडी ले लेता है या एफएडी ले लेता है या एनएडीपी ले लेता है। मोस्ट कॉमनली एनएडी लेता है, लेकिन यहां पर एनएडीपी विल टेक हाइड्रोजन टू फॉर्म एनएडीपीएच। सिंपल सा निमोनिक है,
एचएमपी शंट का दूसरा नाम बताया था मैंने, पेंटोस फास्फेट पाथवे, पीपीपी। इतनी बार पीपीपी कर रहा है तो यानी कि हाइड्रोजन एक्सेप्टर कौन है, NADP। सो टू फॉर्म NADPH। तो पहला स्टेप है ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजनेज रेट लिमिटिंग एंजाइम है। ये क्या है, रेट लिमिटिंग एंजाइम। और ये NADPH प्रोड्यूस होता है, हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं। तुम्हें पता है जब भी हम हाइड्रोजन रिमूव करते हैं तो ऑक्सीडेशन होता है, तो इस स्टेप को तुम कहते हो कि ये ऑक्सीडेशन हुआ है। और ये स्टेप जो है वो इरिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल। अब बन गया हमारे पास 6 फास्फोग्लूकोनेट। फिर दोबारा एंजाइम आएगा डिहाइड्रोजिनेस, डिहाइड्रोजिनेस। और तुम्हें पता है जब भी डिहाइड्रोजिनेस होगा हाइड्रोजन रिमूव होगा, उसको यहां पे NADP ले लेगा टू फॉर्म NADPH। और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन अगेन ऑक्सीडेशन और इरिवर्सिबल स्टेप। बन गया प्रोडक्ट हमारा 3 कीटो 6 फास्फोग्लूकोनेट। ये स्पोंटेनियसली CO2 को रिलीज कर देगा, रिमूव हो जाएगी और बन जाएगा रिबुलोज 5 फास्फेट। ये कीटो शुगर है, तो यहां पे लिखेंगे हम स्पोंटेनियस। यानी किसी एंजाइम की जरूरत नहीं है, CO2 निकल जाएगा और एक पेंटोस शुगर बन जाएगी जिसमें कीटो ग्रुप है। ये तुम्हें पता है जहां पे भी उलो होता है, उलाला उलाला चुटकी जो तूने काटी है, गाना तुमने सुना है। तो उला मतलब कीटो, काटी कीटो। तो 5 कार्बन कीटो शुगर रिबुलोज, इससे राइबोज 5 फास्फेट बन जाएगा। तो ये पेंटोस शुगर है। अब ये पेंटोस शुगर न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करेंगी। तुम सिंपल सा कंसेप्ट याद रखो कि पेंटोस शुगर यूजुअली डाइट में नहीं होती। इसे निमोनिक मान लो कि हम खाना खाते हैं, हम कहते हैं कि ग्लूकोज खा ले, ग्लूकोन डी ले ले। यस, यदि तुम फ्रूट जूस ले रहे हो तो फ्रक्टोज आ रहा है, मिल्क ले रहे हो तो गैलेक्टोज आ रहा है। तुमने कभी सुना है कि तूने आज इतनी सारी राइबोज खा ली? मतलब राइबोज आती कहाँ से है बॉडी में? ये हमारी बॉडी में बनाता है HMP शंट। तो पेंटोस शुगर कौन बना रहा है, HMP शंट। तभी इसका नाम हमने क्या रखा, पेंटोस फास्फेट पाथवे। और ये जो पेंटोस शुगर है ये न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस, तुम्हें पता है न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है, बेस प्लस शुगर प्लस फास्फेट। और शुगर कौन सी होती है, पेंटोस शुगर। DNA में डीऑक्सीराइबोस शुगर, RNA में राइबोस शुगर। तो ये राइबोस शुगर जो है ये न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करेगी। राइबोस शुगर अल्टीमेटली मल्टीपल स्टेप्स होंगे और ये एंड प्रोडक्ट होगा, यानी कि इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होंगे, सीडोहेप्टुलोज 7 फास्फेट, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट। अल्टीमेटली ये पाथवे इस रिएक्शन के साथ एंड करेगा। तो क्वेश्चन कैसे आते हैं, कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि फाइनल प्रोडक्ट बताओ HMP शंट के। HMP शंट के फाइनल प्रोडक्ट हैं 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज 6 फास्फेट, 1 मॉलिक्यूल ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट, 6 NADPH और 3 CO2। कितने CO2, 3 CO2। तो कैसे याद रखोगे, पहले तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं कि HMP शंट को 2 फेजेस में डिवाइड कर लेते हैं। पहली फेज है ऑक्सीडेटिव फेज, ऑक्सीडेटिव फेज मैंने बताया NADPH प्रोड्यूस हो रहा है, हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। और जो ऑक्सीडेटिव फेज होती है वो इरिवर्सिबल होती है। और रिबुलोज के बाद जो बनेगी स्टेप्स होंगे उनको हमने कहा नॉन ऑक्सीडेटिव, नॉन ऑक्सीडेटिव फेज। और ये रिवर्सिबल होती है, ये रिवर्सिबल होती है। तो एक क्वेश्चन तो यही आता है कि रिवर्सिबल जो होती है वो नॉन ऑक्सीडेटिव फेज है और जो इरिवर्सिबल है वो ऑक्सीडेटिव फेज है। क्वेश्चन, अब इसको फाइनल प्रोडक्ट को याद रखने के लिए हमने सिंप्लीफाई किया। हमने 3 मॉलिक्यूल लिए ग्लूकोज 6 फास्फेट के, ग्लूकोज 6 फास्फेट, ग्लूकोज 6 फास्फेट, ग्लूकोज 6 फास्फेट। ये तीनों HMP शंट में एंटर किए और तीनों ने बनाया रिबुलोज 5 फास्फेट, रिबुलोज 5 फास्फेट, रिबुलोज 5 फास्फेट, रिबुलोज 5 फास्फेट। तुम्हें पता है ग्लूकोज 6 फास्फेट में 6 कार्बन है, 6 कार्बन है, 6 कार्बन है। रिबुलोज 5 फास्फेट में 5 कार्बन है, 5 कार्बन है, 5 कार्बन है।
अब हमने यहां पढ़ रखा है कि ग्लूकोज 6 फास्फेट से रिबुलोज 5 फास्फेट बनने तक 2 NADPH प्रोड्यूस होते हैं और एक CO2 निकलता है। यस, 2 NADPH और एक CO2। तो मैं कह सकता हूं ग्लूकोज 6 फास्फेट से रिबुलोज 5 फास्फेट बनने में 2 NADPH प्रोड्यूस हुए और एक CO2 निकला। 2 NADPH और एक CO2, 2 NADPH और एक CO2। बिल्कुल सही बात कही। तो मैं कह सकता हूं कि ये जो स्टेप्स हुए हैं, यानी 3 मॉलिक्यूल रिबुलोज 5 फास्फेट प्रोड्यूस करने में हमें मिले, कितने मिले? 6 NADPH, 2 2 2। तो मैंने जो HMP शंट स्टार्ट किया उसमें 3 ग्लूकोज 6 फास्फेट से स्टार्ट किया। तो ये फाइनल रिएक्शन देखो, मैंने HMP शंट स्टार्ट किया 3 ग्लूकोज 6 फास्फेट से और उसमें मिले मुझे 6 NADPH और 3 CO2। यस, 6 NADPH, 2 2 2 और 3 CO2, 1 2 3। अब मेरे पास 15 कार्बन हो गए, 5 + 5 + 5, 15 कार्बन ये आपस में रिएक्ट करेंगे। ये वाली फेज क्या थी? ऑक्सीडेटिव, इरिवर्सिबल। अब जो आएगी वो क्या है? नॉन ऑक्सीडेटिव, रिवर्सिबल। ये आपस में रिएक्ट करते रहेंगे, मल्टीपल इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनाएंगे। क्या कहा मैंने? मल्टीपल इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। तो मैं इंटरमीडिएट प्रोडक्ट को यहां पे रख देता हूं, जाइलुलोज 5 फास्फेट, राइबोज 5 फास्फेट, सीडोहेप्टुलोज 7 फास्फेट। सो ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है। अल्टीमेटली 15 कार्बन रीअरेंज होंगे और 2 मॉलिक्यूल बनाएंगे फ्रक्टोज 6 फास्फेट के। फ्रक्टोज में कितने कार्बन है? 6 कार्बन। तो 2 × 6 12 कार्बन और एक मॉलिक्यूल बनाएगा ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट। तो ये हमारी रिवर्सिबल रिएक्शंस हो रही हैं, नॉन ऑक्सीडेटिव फेज हो रही है। इसमें ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट बना जिसमें 3 कार्बन थे, 2 मॉलिक्यूल फ्रक्टोज 6 फास्फेट के बने, 12 कार्बन थे, 12 और 3 15। तो हमने स्टार्ट कहां से किया था? 15 कार्बन से। ये जो फेज स्टार्ट की थी हमने 15 कार्बन से स्टार्ट की थी और 15 कार्बन पे एंड कर दी। बीच में जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बन रहे हैं वो मैंने यहां पॉइंट आउट कर दिए। और इन इंटरमीडिएट बनने में 2 एंजाइम इंपॉर्टेंट हैं जिनका तुम्हें नाम याद रखना है, ट्रांस एल्डोलेस एंड ट्रांस कीटोलेस। तो हम कह सकते हैं रिवर्सिबल फेज में, नॉन ऑक्सीडेटिव फेज में 2 एंजाइम काम करते हैं जिनका नाम है ट्रांस एल्डोलेज, ट्रांस कीटोलेज। बड़े ही इंपॉर्टेंट एंजाइम है। और ये अल्टीमेटली फाइनलाइज करने के लिए मैंने कह दिया फ्रक्टोज 6 फास्फेट से तो 2 मॉलिक्यूल्स ग्लूकोज 6 फास्फेट बन जाएंगे। तो अब देखो ये फाइनल रिएक्शन, 3 मॉलिक्यूल ग्लूकोज 6 फास्फेट HMP शंट में एंटर किए और 6 NADP इंटरेक्ट करेंगे। 2 मॉलिक्यूल ग्लूकोज 6 फास्फेट के बनेंगे। देखो 2 मॉलिक्यूल ग्लूकोज 6 फास्फेट के बने। एक मॉलिक्यूल ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट बनेगा, एक मॉलिक्यूल ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट बना। 6 NADPH और 3 CO2 प्रोड्यूस हुए ऑक्सीडेटिव फेज में। तो ये फाइनल पाथवे हो गया। इसमें 2 पॉइंट और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन कि ये ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट है। जब क्वेश्चन आता है कि कौन सा प्रोडक्ट नहीं है और वो तुम्हें ऑप्शन में कंफ्यूज करते हैं ग्लिसरॉल 3 फास्फेट एंड ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट, तो जो प्रोडक्ट है वो क्या है? ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट, ग्लिसरॉल 3 फास्फेट नहीं है। दूसरा पॉइंट है जहां कंफ्यूज करते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? ग्लूकोज 6 फास्फेट और प्रोडक्ट में भी क्या बन रहा है? ग्लूकोज 6 फास्फेट। तो ये दोनों जगह इन्वॉल्व है, तो कंफ्यूज मत होना, ये प्रोडक्ट का पार्ट है। ग्लूकोज 6 फास्फेट, स्टार्टिंग पॉइंट भी क्या है? ग्लूकोज 6 फास्फेट। कई बार तो इसको हम साइकिल वर्ड यूज कर देते हैं, हालांकि इसको HMP शंट कहते हैं। यस, मैंने बताया क्या कहते हैं? HMP शंट। कई बार इसको साइकिल भी कह देते हैं, यस, और पाथवे भी कहते हैं, HMP पाथवे भी कहते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना, कंसेप्ट तुम्हारी समझ में आ चुका है। अब हम डिस्कस करते हैं कि ये NADPH का क्या रोल है।
भाई राइबोज 5 फास्फेट का तो रोल तुम्हें पता है, न्यूक्लियोटाइड बनाएगा। ये NADPH तुम्हें पता है जहां पे भी रिडक्शन की जरूरत होती है ये NADPH कूद के आ जाता है कि मैं करूंगा। तो अब देखते हैं कहां कहां पे ये NADPH काम करता है। तो हम यहां बना देते हैं यस फंक्शन ऑफ NADPH। पहला है फैटी एसिड सिंथेसिस। हम डिस्कस करेंगे फैटी एसिड सिंथेसिस में एंजाइम होता है कीटो एसाइल रिडक्टेज, इनोइल रिडक्टेज, वो रिडक्टेज एंजाइम NADPH की जरूरत होती है। तो फैटी एसिड सिंथेसिस में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि NADPH की रिक्वायरमेंट होती है। अब तुम्हें पता है जिस टिश्यू में फैटी एसिड सिंथेसिस होगी उस टिश्यू को NADPH चाहिएंगे। NADPH का मेन सोर्स क्या है? HMP शंट। तो उस टिश्यू में HMP शंट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं फैटी एसिड सिंथेसिस लीवर में होती है तो HMP शंट लीवर में होता है। बिल्कुल सही बात है। फैटी एसिड सिंथेसिस एडिपोज टिश्यू में होती है। देखो ये निमोनिक बना रहा हूं मैं, कंसेप्चुअल निमोनिक, कि लीवर में फैटी एसिड सिंथेसिस होती है। जब लीवर में फैटी एसिड सिंथेसिस होती है, फैटी एसिड सिंथेसिस में NADPH की जरूरत होती है तो लीवर में HMP शंट होता है। एडिपोज टिश्यू में फैटी एसिड सिंथेसिस होती है तो एडिपोज टिश्यू में HMP शंट होता है। लैक्टेटिंग मेमोरी ग्लैंड, यहां पे लिख देता हूं मैं लैक्टेटिंग मेमोरी ग्लैंड। लैक्टेटिंग मेमोरी ग्लैंड में फैटी एसिड सिंथेसिस होती है तो HMP शंट होता है। तो यहीं पे हम लिख देते हैं यस HMP शंट कहां कहां होता है? प्रेजेंट इन लैक्टेटिंग मेमोरी ग्लैंड, लीवर, एडिपोज टिश्यू। यस नोट प्रेजेंट इन नॉन लैक्टेटिंग मेमोरी ग्लैंड। नॉन लैक्टेटिंग मेमोरी ग्लैंड, पहला क्वेश्चन। लैक्टेटिंग मेमोरी ग्लैंड में HMP शंट होता है, नॉन लैक्टेटिंग में नहीं होता। दूसरा स्किन, तीसरा स्केलेटल मसल। HMP शंट इज एब्सेंट। दूसरा हम पॉइंट यहां पे लिखेंगे कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस। कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस लीवर में होती है तो लीवर में तो हम पहले भी लिख चुके हैं HMP शंट होता है। तीसरा मैं यहां पे थोड़ा मॉडिफाई करूंगा, स्टेरॉयड हार्मोन सिंथेसिस और सेक्स हार्मोन सिंथेसिस। तो दो पार्ट में डिवाइड कर दिया मैंने, स्टेरॉयड और सेक्स हार्मोन सिंथेसिस। सेक्स हार्मोन स्टेरॉयड हार्मोन ही है, लेकिन स्टेरॉयड सिंथेसिस तुम्हें पता है एड्रिनल कोर्टेक्स में होती है। तो एड्रिनल कोर्टेक्स में HMP शंट होता है। सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन टेस्टिस में सिंथेसिस होती है तो टेस्टिस में HMP शंट होता है। ईस्ट्रोजन ओवरी में सिंथेसिस होती है सो ओवरी में HMP शंट होता है। प्लेसेंटा में HMP शंट होता है। तो ये कॉमन साइट है जहां पे HMP शंट होता है। लैक्टेटिंग मेमोरी ग्लैंड, लीवर, एडिपोज टिश्यू, एड्रिनल कोर्टेक्स, टेस्टिस, ओवरी, प्लेसेंटा। और यहां पे चौथा पॉइंट लिखूंगा मैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, RBC। इन RBC NADPH is required to convert reduced glutathione to oxidized glutathione। सही कह रहा हूं मैं? बिल्कुल गलत यार। कंसेप्ट देखो यार, NADPH क्या करता है? रिड्यूस करता है, ये ऑक्सीडाइज नहीं करता। यस, तो ये रिड्यूस को ऑक्सीडाइज नहीं करेगा, यही क्वेश्चन आया था। ये स्टेटमेंट गलत है। इट कन्वर्ट, अब मैं इसको सही कर रहा हूं, इट कन्वर्ट यस ऑक्सीडाइज्ड ग्लूटाथायोन, ऑक्सीडाइज्ड ग्लूटाथायोन टू रिड्यूस्ड ग्लूटाथायोन। तो जब ये क्वेश्चन आया था, इसके बारे में क्वेश्चन आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट HMP शंट? ऑप्शन ए, ऑक्सीडेटिव फेज इज इरिवर्सिबल, ट्रू है। नॉन ऑक्सीडेटिव फेज इज रिवर्सिबल, ट्रू है। ऑप्शन सी, यस NADPH इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट
reduce glutathione to oxidize glutathione ना, it convert oxidized to reduced glutathione। सिंपल सा कंसेप्ट है, NADPH चाहता है रिड्यूस करना, जहां पे रिडक्शन की जरूरत है NADPH को बुला लो। तो यानी HMP शंट RBC में तो होता ही है। तो स्केलेटन मसल, कुछ लिटरेचर में लिखा हुआ है कि स्केलेटन मसल में लो एक्टिविटी ऑफ एचएमपी शंट होती है, लेकिन क्वेश्चन आते हैं तो उसमें याद रखना कि हम कंसीडर करते हैं एचएमपी शंट इज नॉट प्रेजेंट इन स्केलेटन मसल, स्किन एंड लैक्टेटिंग मेमोरी ग्लैंड। अब हम डिस्कस करते हैं फंक्शन ऑफ NADPH इन आरबीसी। ये मैं आरबीसी बना लेता हूं, ओके। आरबीसी के अंदर हो रहा है, तुम्हें पता है आरबीसी ब्लड में तैर रही है, हमेशा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के अंदर घूमती रहती है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की बात करेंगे तो H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये सेल मेम्ब्रेन को, आरबीसी मेम्ब्रेन को डैमेज कर सकता है, हीमोलाइसिस कर सकता है। इसीलिए इस H2O2 को हमें हैंडल करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा। इसके लिए आरबीसी के पास मैकेनिज्म है। आरबीसी के पास एक एंजाइम है ग्लूटाथायोन परऑक्सीडेज। परऑक्सीडेज जो पर ऑक्साइड को तोड़ते, हाइड्रोजन परऑक्साइड को तोड़ते, इसमें हेल्प करता है ग्लूटाथायोन। देखो ग्लूटाथायोन को हमने कहा रिड्यूस्ड ग्लूटाथायोन। यदि मैं लिखूं, यहां पे लिख लेता हूं GSH, ये है रिड्यूस्ड ग्लूटाथायोन। दूसरा लिखूंगा मैं GSH, ये भी रिड्यूस्ड ग्लूटाथायोन है। ये रिड्यूस्ड ग्लूटाथायोन दो ग्लूटाथायोन ज्वाइन करेंगे और दो हाइड्रोजन निकल जाएंगे और बन जाएगा GSSG। तुमने पढ़ रखा है जहां पे भी सल्फर है, सल्फर की टेंडेंसी है टू मेक डाइसल्फाइड बॉन्ड। तो ये दो मॉलिक्यूल ग्लूटाथायोन के थे और बेटा टू से रिड्यूस्ड ग्लूटाथायोन के मॉलिक्यूल थे। इन्होंने दो H निकाल दिए और जो सल्फर बना, सल्फर आपस में जुड़ के डाइसल्फाइड बॉन्ड बन गए। और तुम्हें पता है हाइड्रोजन निकलने को क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। तो ये रिड्यूस्ड ग्लूटाथायोन बन गया ऑक्सीडाइज्ड ग्लूटाथायोन। क्वेश्चन आया हुआ है कि ऑक्सीडाइज्ड ग्लूटाथायोन इज ए डाइमर, इट इज ए डाइमर। तो यहीं पे यही हुआ कि रिड्यूस्ड ग्लूटाथायोन के दो मॉलिक्यूल थे, इन्होंने दो हाइड्रोजन H2O2 को दे दिए। H2O2 को दो हाइड्रोजन जोड़ दो तो क्या होगा? चार हाइड्रोजन हो गए, दो ऑक्सीजन हो गए, तो दो H2O बन गए, वाटर बन गए। तो ये जो H2O2 था ये खत्म, समाप्त। तो H2O2 को समाप्त तो करना था, लेकिन ये ग्लूटाथायोन क्या हो गया? ऑक्सीडाइज्ड ग्लूटाथायोन, ऑक्सीडाइज्ड ग्लूटाथायोन। ग्लूटाथायोन। अब इस ऑक्सीडाइज्ड ग्लूटाथायोन को वापस रिड्यूस बनाना है। क्यों? क्योंकि H2O2 तो आता रहेगा, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आती रहेगी, तो जो आती रहेगी उसको खत्म करते रहना है। तो हमने जो रिड्यूस ग्लूटाथायोन को मेंटेन करके रखना है, यानी जो भी ऑक्सीडाइज्ड हुए उनको वापस से रिड्यूस ग्लूटाथायोन में कन्वर्ट करना है। उसके लिए भी हमारे पास एंजाइम है ग्लूटाथायोन रिडक्टेज, जो इसको रिड्यूस करेगा। और रिडक्टेज जहां पे भी रिडक्शन की जरूरत होती है, कौन हाथ खड़ा करता है? मैं हूं, मैं करूंगा। कौन करता है? NADPH। तो NADPH ने इसको हाइड्रोजन दिया, ऑक्सीडाइज ग्लूटाथायोन को, इसको वापस कन्वर्ट कर दिया रिड्यूस ग्लूटाथायोन में, और ये साइकिल चलती रही। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आया, रिड्यूस ग्लूटाथायोन ने उसे डिस्ट्रॉय किया, अपने आप ऑक्सीडाइज हो गया। NADPH ने हेल्प की, NADPH ने ऑक्सीडाइज को फिर रिड्यूस में कन्वर्ट कर दिया। तो जो ग्लूटाथायोन परऑक्सीडेज है ये परऑक्साइड को खत्म करता है। इसका प्रोस्थेटिक ग्रुप सेलेनियम है, और पहले क्वेश्चन आता था प्रोस्थेटिक ग्रुप सेलेनियम है। अब क्वेश्चन आता है ग्लूटाथायोन परऑक्सीडेज में 21st अमाइनो एसिड सेलिनोसिस्टीन होता है, सेलिनोसिस्टीन होता है। क्वेश्चन, ग्लूटाथायोन रिडक्टेज का कोफैक्टर है FAD। FAD मैं तुम्हें बता चुका हूं पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज के साथ कि जब भी डिहाइड्रोजनेशन होगा
और एफएडी इसे लेगा, एफएडीएच बनाएगा। जहां पे भी एफएडी इन्वॉल्व होगा, एफएडी इज एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन बी टू, विटामिन बी टू। तो यानी यहां पे ग्लूटाथायोन रिडक्टेज के लिए हम कह सकते हैं बी टू इज कोफैक्टर। यदि बी टू नहीं होगा, राइबोफ्लेविन नहीं होगा, तो ग्लूटाथायोन रिडक्टेज एक्टिविटी क्या होगी, कम हो जाएगी। इसको यहीं पे छोड़ देते हैं और कंक्लूड कर देते हैं कि ये आरबीसी है, इसमें एनएडीपीएच का मेन रोल है, क्योंकि ये एनएडीपीएच ऑक्सीडाइज ग्लूटाथायोन को रिड्यूस ग्लूटाथायोन में कन्वर्ट कर देता है और इस तरह से ये रिड्यूस ग्लूटाथायोन H2O2 को डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन यदि G6PD डिफिशियंसी है, G6PD ग्लूकोज 6 फास्फेट डीहाइड्रोजिनेज रेट लिमिटिंग एंजाइम, ये है रेट लिमिटिंग एंजाइम ग्लूकोज 6 फास्फेट डीहाइड्रोजिनेज, यदि ये डिफिशिएंट है तो एनएडीपीएच नहीं बनेगा। एनएडीपीएच नहीं बनेगा तो ऑक्सीडाइज्ड ग्लूटाथायोन वापस रिड्यूस नहीं होगा, ऑक्सीडाइज्ड वापस रिड्यूस नहीं होगा, तो ये H2O2 ऑक्सीडेटिव रिएजेंट प्रोड्यूस रहेगा, प्रेजेंट रहेगा, ये हीमोग्लोबिन को ऑक्सीडाइज कर देगा। यस, और ये आयरन Fe2 को कन्वर्ट कर देगा Fe3 में मैथ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन। इसी वजह से साइनोसिस भी हो सकती है। और ये जो मैथ हीमोग्लोबिन है ये प्रेसिपिटेट हो जाएगा सेल मेम्ब्रेन पे, ये सेल मेम्ब्रेन पे प्रेसिपिटेट होके हिंज बॉडी बनाएगा। क्या बनाएगा, हिंज बॉडी। ये हिंज बॉडी तुम देख सकते हो, पैथो में डिटेल में डिस्कस करेंगे क्या स्टेन है, कैसे होता है, तो हिंज बॉडी बनाएगा। अब जब ये स्प्लीन के पास जाएगी, वहां से इस हिंज बॉडी को बाइट कर लिया जाएगा और बनाएगा बाइट सेल। तो G6PD डिफिशियंसी में क्वेश्चन आता है, क्लिनिकल सिनेरियो देते हैं, वो पैथोलॉजी का पार्ट है कि बाइट सेल होती है, इसमें हिंज बॉडीज होती हैं, क्या मैकेनिज्म है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। फॉर द टाइम बीइंग ग्लूकोज 6 फास्फेट डीहाइड्रोजिनेज में बाइट सेल होती है, हिंज बॉडीज होती है, मैथ हीमोग्लोबिन होता है, Fe+3 हो जाता है, साइनोसिस हो जाती है, और इसमें आरबीसी में लैक्टेट लेवल हाई होता है, लैक्टेट लेवल इज इंक्रीज्ड, पॉइंट इट आउट। यानी कि आरबीसी में ग्लूकोज या तो ग्लाइकोलाइसिस में जाएगा, एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस में जाएगा तो लैक्टेट बनाएगा, या एचएमपी शंट में जाएगा तो एनएडीपीएच बनाएगा। लेकिन एचएमपी शंट तो हो ही नहीं रहा क्योंकि रेट लिमिटिंग एंजाइम नहीं है, ग्लूकोज 6 फास्फेट डीहाइड्रोजिनेज नहीं है, तो सारा का सारा ग्लूकोज किस में चला जाएगा, ग्लाइकोलाइसिस में जाएगा। एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस में लैक्टेट बनेगा, तो लैक्टेट लेवल क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं ग्लाइकोलाइसिस के साथ कि G6PD deficiency is most common enzyme deficiency leading to hemolytic anemia and lactate level is increased. Second most common enzyme deficiency leading to hemolytic anemia, pyruvate kinase deficiency, and lactate level is low. ये तो बात हमने पैथो की कर ली। कई बार क्वेश्चन में वो कहेगा हम ज्यादा बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ बायोकेमिकल मार्कर की हेल्प से तुम डिफरेंशिएट करो पायरुवेट काइनेज और G6PD डिफिशियंसी में। तो हमने कहा पायरुवेट काइनेज डिफिशियंसी में लैक्टेट, आरबीसी में लैक्टेट कम होगा, और G6PD डिफिशियंसी में आरबीसी में लैक्टेट ज्यादा होगा, और डिफरेंशिएट कर लेंगे। अब हम वापस यहीं पे आ जाते हैं। ग्लूटाथायोन रिडक्टेज की एक्टिविटी डिपेंड करती है B2 पर। यदि B2 डिफिशियंसी है, राइबोफ्लेविन डिफिशियंसी है, तो आरबीसी में ग्लूटाथायोन रिडक्टेज एक्टिविटी कम होगी या ज्यादा हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो हमने कहा यार B2 मेजर करने की जरूरत नहीं है, इनडायरेक्टली देख लेते हैं। किसी का सैंपल लिया हमने, उसमें आरबीसी में ग्लूटाथायोन रिडक्टेज एक्टिविटी देख ली, यदि उसमें कम हो गई तो इसका मतलब B2 डिफिशियंसी है, और यदि नॉर्मल है तो B2 डिफिशियंसी नहीं है। तो मार्कर ऑफ B2 डिफिशियंसी इज राइबोफ्लेविन डिफिशियंसी इज ग्लूटाथायोन रिडक्टेज। पहला क्वेश्चन, तुम्हें पता है आरबीसी में एचएमपी शंट होता है, और एचएमपी शंट में एक एंजाइम है जिसका नाम है ट्रांसकीटोलेज। तो यदि ट्रांसकीटोलेज एक्टिविटी कम हो गई आरबीसी में, तो B1 की डिफिशियंसी है। ट्रांसकीटोलेज का कोफैक्टर होता है विटामिन B1। तो हमने देखा आरबीसी में यदि ट्रांसकीटोलेज एक्टिविटी
ट्रांसकीटोलेज एक्टिविटी डिक्रीज्ड है तो B1 डिफिशियंसी। और यदि ग्लूटाथायोन रिडक्टेज एक्टिविटी डिक्रीज है तो B2 डिफिशियंसी। क्लियर? सो दीज आर मार्कर। क्वेश्चन देखते हैं। ए मिडिल एज वुमेन प्रेजेंटेड विद फिशर इन माउथ, tingling sensation, investigation showed reduced glutathione reductase activity। और तुम्हें पता है ग्लूटाथायोन रिडक्टेज का कोफैक्टर क्या है? B2। तो यहीं से आंसर सोल्व हो जाता है, B2 डिफिशियंसी। इसमें सिम्टम्स वो देख रखे हैं इन्होंने, टिंगलिंग सेंसेशन, फिशर इन माउथ, राइबोफ्लेविन को मैं रिबन कहता हूं, राइबोफ्लेविन को मैं रिबन कहता हूं, मजेंटा कलर रिबन। तो यदि मजेंटा कलर रिबन से तुम फैंटेसाइज करो, थोड़ा वाइल्ड हो जाओ, तो क्या क्या हो सकता है? फिशर इन माउथ हो सकती है, टिंगलिंग सेंसेशन होगी, ब्लाइंड फोल्ड करोगे तो कोर्नियल नियोवेस्कुलराइजेशन हो सकता है, वेस्कुलराइजेशन हो सकता है। B2 के साथ हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। फॉर द टाइम बीइंग B2 डिफिशियंसी आंसर ड्यू टू रिड्यूस ग्लूटाथायोन रिडक्टेज एक्टिविटी, हमने इसका मार्क किया। ग्लूटाथायोन पेरोक्सिडेज कंटेन विच मेटल? पुराना क्वेश्चन, सेलेनियम। अब हम डिस्कस करते हैं यूरोनिक एसिड पाथवे। अभी हमने डिस्कस किया था एचएमपी शंट और एचएमपी पाथवे। हमने डिस्कस किया था जो मेन ऑक्सीडेटिव पाथवे है ग्लूकोज का वो ग्लाइकोलाइसिस है, एनर्जी प्रोड्यूस करने के काम आता है। माइनर पाथवे एचएमपी शंट है, एचएमपी शंट से हम पेंटोज शुगर प्रोड्यूस करते हैं और एनएडीपीएच प्रोड्यूस करते हैं। तो ये माइनर ऑक्सीडेटिव पाथवे है। दूसरा माइनर ऑक्सीडेटिव पाथवे है यूरोनिक एसिड पाथवे। तो हम कह सकते हैं कि यूरोनिक एसिड पाथवे और एचएमपी शंट ये दोनों के दोनों माइनर ऑक्सीडेटिव पाथवे हैं ग्लूकोज के, माइनर ऑक्सीडेटिव पाथवे, दोनों की सिमिलरिटी है ये। एचएमपी शंट साइटोसोल में होता है, यूरोनिक एसिड पाथवे भी साइटोसोल में होता है, ये भी सिमिलरिटी है। तो हम सिमिलरिटी देख रहे हैं, एचएमपी पाथवे माइनर ऑक्सीडेटिव पाथवे, यूरोनिक एसिड पाथवे इज आल्सो माइनर ऑक्सीडेटिव पाथवे ऑफ ग्लूकोज, दोनों के दोनों साइटोसोल में होते हैं। एचएमपी शंट का स्टार्टिंग पॉइंट क्या था? ग्लूकोज 6 फास्फेट। यूरोनिक एसिड पाथवे का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? ग्लूकोज 6 फास्फेट, मतलब सेम है। दोनों के दोनों में एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती, एटीपी प्रोड्यूस नहीं होता। यूरोनिक एसिड पाथवे नो एटीपी प्रोड्यूस्ड, एचएमपी पाथवे नो एटीपी प्रोड्यूस। तो ये सिमिलरिटीज हैं। अब स्टेप्स डिस्कस करते हैं। स्टार्ट करते हैं ग्लूकोज 6 फास्फेट से। ग्लूकोज 6 फास्फेट से यूडीपी ग्लूकोज बनता है। तुम्हें पता है कार्बोहाइड्रेट को जब भी नया काम करना होता है ये अपने आप को यूडीपी से अटैच कर लेता है, ये निमोनिक है। हमने ग्लाइकोजन सिंथेसिस में देखा था कि ग्लाइकोजन सिंथेसिस के टाइम पे ग्लूकोज, एक्स्ट्रा ग्लूकोज यूडीपी से अटैच हो जाता था और फिर यूडीपी ग्लूकोज जाके ग्लाइकोजन में पार्टिसिपेट करता था, सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करता था। गैलेक्टोज मेटाबॉलिज्म में हमने देखा कि गैलेक्टोज यूडीपी से अटैच हो जाता है, यूडीपी गैलेक्टोज बनता है, यूडीपी गैलेक्टोज से यूडीपी ग्लूकोज बन जाता है एपिमरेज की हेल्प से। तो दो तो एग्जाम्पल हमारे याद हो गए। अब तीसरा एग्जाम्पल हम यहाँ पे यूरोनिक एसिड पाथवे में बात कर रहे हैं कि ग्लूकोज 6 फास्फेट स्टेप्स हुए और यूडीपी ग्लूकोज बन गया। अब इसको मॉडिफाई करना था, हम इसको ऑक्सीडाइज करना चाहते हैं। तुम्हें पता है कि ग्लूकोज में सिर्फ एक ही प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप है, वो कार्बन नंबर 6 पे है, प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप, कार्बन नंबर 6, लास्ट कार्बन, अल्टीमेट कार्बन। तो यदि अल्टीमेट कार्बन पे ऑक्सीडेशन करोगे तो गुल्क यूरोनिक एसिड U4 अल्टीमेट। तो हमने C6 पे ऑक्सीडेशन किया तो हमें मिला यूडीपी गुल्क यूरोनिक एसिड। ये गुल्क यूरोनिक एसिड इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आते हैं। गुल्क यूरोनिक एसिड इज प्रेजेंट इन ग्लाइकोजा एमिनोग्लाइकन, हमें पता है। गुल्क यूरोनिक एसिड का यूज क्या है? ये बिलिरुबिन के कंजुगेशन में, बिलिरुबिन कंजुगेशन में हेल्प करता है। तीसरा, जीनोबायोटिक्स, जीनोबायोटिक्स के फेज टू डिटॉक्सिफिकेशन में, कंजुगेशन रिएक्शन में ग्लूकोयूरोनाइड कंजुगेशन होता है। तो ग्लूकोयूरोनाइड कंजुगेशन बिलिरुबिन का होता है, जीनोबायोटिक की फेज 2 में होता है और यूरोनिक एसिड ग्लाइकोजा एमिनोग्लाइकन में होता है। गुल्क यूरोनिक एसिड, आइडियूरोनिक एसिड, याद आ गया तुम्हें।
गुलक्यूरोनिक एसिड यूडीपी गुलक्यूरोनिक एसिड से डी गुलक्यूरोनिक एसिड बन गया, इससे एल गुलोनेट बना, रिडक्शन हुआ, नहीं याद रहे कोई दिक्कत नहीं। ये एल गुलोनेट से एस्कोर्बिक एसिड बनता है, विटामिन सी एस्कोर्बिक एसिड। क्वेश्चन आता है कि यूरोनिक एसिड पाथवे is used for विटामिन सी सिंथेसिस बट नॉट इन ह्यूमन। हमारे अंदर नहीं होता, ह्यूमन में विटामिन सी सिंथेसिस नहीं होती, क्योंकि ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ एल ग्लूनोलैक्टोन ऑक्सीडेज। तो एल ग्लूनोलैक्टोन ऑक्सीडेज ह्यूमन में डिफिशियंट होता है, इसीलिए एस्कॉर्बिक एसिड नहीं बनता। तो अब तक जितने भी मैंने ये कंपाउंड बताए सब में 6 कार्बन है, 6 कार्बन है, 6 कार्बन है। अब ये एल गुलोनेट में से CO2 निकल जाएगी और एल जाइलुलोज बनेगा, इसमें 5 कार्बन है। यदि ये स्टेप्स याद ना रहे कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा थोड़ा आइडिया रहे, ये एंजाइम हमें याद रखना है। क्वेश्चन आता है कि एल जाइलुलोज इज कन्वर्टेड टू डी जाइलिटोल बाई जाइलुलोज रिडक्टेज। रिडक्टेज रिड्यूस करेगा ओज, यानी कि उलोज कीटो ग्रुप को रिड्यूस करेंगे तो ओल बन जाएगा, अल्कोहल बनेगा। तो पहले से पता है जब भी कीटो ग्रुप पे हाइड्रोजन जोड़ोगे तो अल्कोहल बन जाएगा। यस, जाइलिटोल बन गया। फिर जाइलिटोल डीहाइड्रोजिनेज से ये डी जाइलुलोज बन गया। यदि ये एंजाइम डिफिशिएंट है या ये एंजाइम डिफिशिएंट है तो ये कंपाउंड जो है ये पेंटोज शुगर है। क्या है ये? पेंटोज। तो पेंटोज विल बी एक्सक्रीटेड इन यूरिन, पेंटोज यूरिया, इसेंशियल पेंटोज यूरिया, इसेंशियल पेंटोज यूरिया। यदि ये एंजाइम डिफिशिएंट है या ये एंजाइम डिफिशिएंट है, बोथ ऑफ दीज लीड टू इसेंशियल पेंटोज यूरिया, यानी ये एल जाइलुलोज बढ़ जाएगा क्योंकि मेटाबोलाइज नहीं हो रहा। लेकिन घबराने की बात नहीं है, जैसे ही बढ़ेगा ये ग्लोमुलर फिल्ट्रेट में फिल्टर होकर रीएब्सॉर्ब प्रॉपर्ली नहीं होगा, यूरिन में आ जाएगा। यस, पेंटोज यूरिया यूरिन में आ जाएगा, यानी कि बिनाइन कंडीशन है, बिनाइन कंडीशन है। जैसे कि मैंने बताया था इसेंशियल फ्रक्टोज यूरिया बिनाइन कंडीशन होती है, उसी कंसेप्ट पे हम याद रखेंगे। इट इज इसेंशियल दैट पेंटोज शुगर शुड कम इन यूरिन टू कीप द पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक, यानी पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक होगा, बिनाइन कंडीशन है। क्यों? क्योंकि जितना भी तुम्हारा ये जाइलोज बढ़ा है ये यूरिन में एक्सक्रीट हो जाएगा। जब यूरिन में एक्सक्रीट होगा तो तुम्हें पता है पेंटोज शुगर है, इसमें फ्री फंक्शनल ग्रुप होगा, और फ्री फंक्शनल ग्रुप क्या देता है? बेनेडिक्ट टेस्ट, बेनेडिक्ट टेस्ट पॉजिटिव। तो जितनी भी मोनोसैकेराइड हैं वो सब रिड्यूसिंग शुगर हैं, गिव बेनेडिक्ट टेस्ट पॉजिटिव। तो इसेंशियल पेंटोज यूरिया में बेनेडिक्ट टेस्ट पॉजिटिव आएगा। डायबिटीज से कंफ्यूज नहीं होना है। क्यों नहीं होना? सिंपल सी बात है, जब तुम ग्लूकोज ऑक्सीडेशन टेस्ट करोगे, ग्लूकोज के लिए टेस्ट करोगे तो ग्लूकोज ऑक्सीडेशन टेस्ट नेगेटिव आएगा। क्लियर? एक क्वेश्चन आता है गैरोड्स टेट्राड पर कि इसमें 4 डिजीज होती हैं। निमोनिक है कैप, इसको मैं हिंदी में बता देता हूं, पैन की कैप। क्या कहा मैंने? पैन की कैप। P4 पेंटोज, पैन मतलब पेंटोज यूरिया, इसेंशियल पेंटोज यूरिया। पैन किस कलर का है? काला सफेद। एल कैप्टोन यूरिया काला। यस, नाम अपने आप बता रहा है, काला। यूरिन टर्न्स ब्लैक ऑन स्टैंडिंग। एल्बिनिज्म मतलब टायरोसिनेज डिफिशियंसी होगी, और यस मिलेनिन नहीं बन पाएगा तो सफेद हो जाएगा। तो काला सफेद पेन की कैप तो याद रहेगा। खाली कैप से इनिशियल लेटर से तुम भूल सकते हो, अब तुम नहीं भूलोगे। काला सफेद पेन और उसमें कैप थी C4 सिस्टीन यूरिया। तो ये है गैरोड्स टेट्राड। सेशन एंड करने से पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ये कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि ग्लूटाथायोन में 3 अमाइनो एसिड होते हैं, ट्राइपेप्टाइड होता है। नाम अपने आप बता रहा है, ग्लूटा मतलब ग्लूटामेट, थायो, थायो वर्ड मतलब SH के लिए होता है, और SH कंटेनिंग अमाइनो एसिड इज सिस्टीन, और 1 ONE 1
फर्स्ट अमाइनो एसिड वी विल डिस्कस, और सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड, फर्स्ट अमाइनो एसिड हम डिस्कस करते हैं ग्लाइसिन। तो नाम अपने आप बता रहा है, ग्लूटा मतलब ग्लूटामेट, थायो मतलब एसएच, एसएच कंटेनिंग अमाइनो एसिड इज सिस्टीन, और वन फर्स्ट अमाइनो एसिड ग्लाइसिन। और एक बार क्वेश्चन आया था, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऑफ ग्लूटाथायोन इज ड्यू टू, reducing property of glutathione is due to SH group of cysteine। देखो यहां पे SH ग्रुप ही H दे रहा है, तो अगेन रिपीट कर रहा हूं, reducing property of glutathione is due to SH group of cysteine। थैंक यू।